नमस्ते, स्वागत है सभी का। हिंदी की हमारी इस सीरीज़ का आज है 7वां दिन, डे 7। और डे 7 में भी हम अपना जो काव्य खंड है उसके 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और दूसरे का नाम है बात सीधी थी पर। इसमें भी सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करेंगे, उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे दोनों की एक एक, और फिर लास्ट में हम दोनों के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं बड़े वाले वो प्रश्न भी देखने वाले हैं। ओवरऑल हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे डे बाय डे जो ये पर डे आपको वीडियोस मिल रहे हैं उनको जरूर जो है वो आपको देखना है। एक विशेष बात, इस वीडियो के में कमेंट आपको एक पिन कमेंट मिलेगा। हमारा एक नया चैनल है जहाँ पर मैं एग्ज़ाम स्ट्रेस और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टेंशन है उसको कैसे दूर करनी है उसके लिए मैं एक लाइव आता हूँ उस चैनल पे। एक नया चैनल है जिस पर मैं एवरीडे शाम को 9 बजे लाइव आता हूँ। आप अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो डर है उसे अगर दूर करना चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके और आप बिल्कुल शाम को वहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आइए वहाँ पे। चलिए, तो आज का हमारा जो ये कंटेंट शुरू होता है इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या है कि कविता के बहाने कविता में, ध्यान से समझना प्रश्न को, कविता की उड़ान की तुलना किससे नहीं की जा सकती। अब उड़ता कौन है बताइए, चिड़िया से, फूल से, बच्चे से या वायुयान से। तो वायुयान की तो बात ही नहीं है, हमारे इस कविता के हिसाब से ही हमें आंसर देना है। और फूल खिलता है उड़ता नहीं है, बच्चे खेलते हैं ये भी उड़ते नहीं, तो उड़ता तो कौन है, चिड़िया। और ध्यान रखना राइट आंसर चिड़िया, क्योंकि तुलना किससे नहीं की जा सकती, कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की अपनी सीमा है जबकि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत काल तक उड़ती रहती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है, कविता की उड़ान असीमित है। दूसरा प्रश्न समझो कि बिना मुरझाए महकने के माने रिक्त स्थान क्या जाने। महकना कौन है, चिड़िया है, फूल है, बच्चा है, भंवरा है। तो भंवरा नहीं है, बच्चा नहीं है, चिड़िया भी नहीं है, फूल महकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कविता प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कि कविता को किसके समान बताया गया है जो किसी बंधन को नहीं मानता। ऑप्शन है हवा के समान, हमारे इस कविता में हवा की बात ही नहीं हुई है। फिर है बच्चे के समान, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जब खेल खेलता है तो खेल खेल में वो कोई भी बंधन नहीं मानता, वो सब घर एक कर देता है। तो जवाब हमारा क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी, बच्चे के समान, जैसे बच्चे किसी घर में भेद नहीं करते। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है कि बात किसके चक्कर में टेढ़ी फंस गई। ऑप्शन एक, अलंकार के चक्कर में, छंद के चक्कर में, भाषा के चक्कर में या व्याकरण के चक्कर में। तो देखो ये अलंकार है, छंद है, व्याकरण है, ये सारे भाषा के ही भिन्न भिन्न रूप कह सकते हैं हम। तो बात आखिरकार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, क्योंकि अलंकार भी अगर उसने यूज किया तो आखिर उसने भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, अगर उसने छंदों का भी प्रयोग किया तो वो भी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो राइट आंसर है भाषा के चक्कर में बात जरा क्या फंस गई भाई, बात जरा टेढ़ी फंस गई, भाषाई चमत्कार दिखाने के चक्कर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन एक है बात का प्रभावहीन होना, दो है बात का टूटना, तीसरा है बात का स्पष्ट होना और बात का बन जाना। तो चूड़ी मर जाना का मतलब है उसका प्रभाव खत्म हो गया। जैसे जो कील होती है ना, कील में जो चूड़ियाँ होती है ना गोल गोल राउंड राउंड, अगर वो मर जाती है तो फिर उसमें उसको अपन टाइट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अब बात प्रभावहीन हो गई थी, है ना, उसका प्रभाव समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बात का प्रभावहीन होना, जब पेंच कसने पर चूड़ी मर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा कि कवि ने बात को शरारती बच्चे की तरह किससे खेलते हुए बताया है। बात किससे खेल रही थी शरारती बच्चे, कवि ने बात को शरारती बच्चे की तरह किससे खेलते हुए बताया है, शब्दों से, कवि से, कागज से या कलम से। तो कवि से, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, कवि, क्योंकि बात कवि की पकड़ में नहीं आ रही थी। नेक्स्ट है भाषा को रिक्त स्थान
भाषा को से बरतना, कवि ने क्या सलाह दी है? भाषा को कैसे बरतना? कठोरता से, विद्वता से, सहूलियत से या बनावटीपन से? तो भाषा को सहूलियत से बरतना है। ऑप्शन क्या है? सी इसका सही जवाब है, यानी सरलता से भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस संग्रह से ली गई है? सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, या हंसो हंसो जल्दी हंसो। आपने इन सभी रचनाओं को हमने एक ट्रिक के साथ याद किया था, अगर आपको याद हो तो लोग भूल गए हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है वो किससे ली गई है? लोग भूल गए हैं। और आपको ऐसे याद करना है कि अपाहिज को कैमरे में बंद किया, लेकिन थोड़ी देर बाद लोग भूल गए। उसके साथ क्या हुआ था? साहित्य जी का ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट है, कार्यक्रम का संचालक अपने आप को क्या बताता है? दयालु बताता है, समर्थ और शक्तिवान बताता है, लाचार बताता है, या फिर संवेदनशील बताता है? तो ध्यान देना कि जो कार्यक्रम का संचालक है वो अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बताता है। कहता है ना, हम समर्थ शक्तिवान, एक अपाहिज को बंद कमरे में बुलाएंगे, हम समर्थ शक्तिवान। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपाहिज व्यक्ति को बार बार कैमरे पर क्यों रुलाया जाता है? क्या कारण है? इस प्रकार के प्रश्न पूछ के उसको रुलाने का कारण क्या है? उसकी मदद करने के लिए, रोचक बनाने के लिए, दुख बांटने के लिए, या उसे हंसाने के लिए? तो राइट आंसर है कि वो अपने प्रोग्राम को रोचक बनाना चाहते थे। यह सिर्फ टीआरपी, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए था, बाकी उसकी भलाई से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये पंक्ति क्या दिखाती है? समय का महत्व, मीडिया का लोभ, अपाहिज का दर्द, या तकनीकी समस्या? मीडिया का लोभ, क्योंकि उनका फिक्स समय होता है, मीडिया को लाभ मिलना चाहिए, तो उनके फिक्स प्रोग्राम होते हैं निश्चित समय पर, तो ना उन्हें दर्द से ज़्यादा टाइम की परवाह है। अगला प्रश्न है कि कविता में कोष्टक में लिखी गई पंक्तियां किसे संबोधित की गई हैं? या बंद अपाहिज बंद कमरे में जो वाली कविता है, इसमें जो कोष्टक में कुछ पंक्तियां लिखी हुई है वो दर्शकों को संबोधित की गई है, अपाहिज को, कैमरामैन को, या सरकार को? तो वो एक्चुअली कैमरामैन को संबोधित की गई है, वो बोलेगा नहीं। क्यों? ये संचालक के गुप्त निर्देश हैं कि उसको क्या करना है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जहाँ पर हमें महत्वपूर्ण सप्रसंग व्याख्याओं को भी शामिल करना है। तो यहाँ पर पहली व्याख्या आप देख पा रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो ये बात सीधी थी पर कविता से ली गई पंक्तियां हैं। इसका हम आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आप इसे अच्छी तरह से रट लेना। किताब का नाम लिख दो, कविता का नाम लिख दो और कवि का नाम लिख दो। ये आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। आए समझ में? तो भाग 2 की कविता बात सीधी थी पर से उद्धृत है और इसके रचयिता कुंवर नारायण है। फिर इसमें प्रसंग में क्या दिखाना है? जो बात करिए ना उसको कम से कम शब्दों में 1-2 लाइन में आपको सीधे सीधे बताना है कि इस अंश में कवि ने बताया है कि कैसे सरल बात को चमत्कारिक और कठिन शब्दों में कहने की कोशिश करने के चक्कर में मूल बात का अर्थ ही नष्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या करेंगे। तो आपको व्याख्या में क्या लिखना है कि कवि कहते हैं कि जब मैंने अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग किया, तो बात का प्रभाव खत्म हो गया। जैसे पेच की चूड़ी मर जाने पर वह कसता नहीं बल्कि फ्री हो जाता है। पेच को जब अपन टाइट करते हैं लेकिन उसके आटे जो होते हैं, अगर चूड़ी उसकी मर जाती है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, फिर वो मजबूत नहीं रहती। वैसे ही बात भी क्या हो गया, अर्थहीन होकर के भाषा के जाल में बेकार घूमने लगी। अंत में थककर मैंने उस बात को बिना कसावट, बिना प्रभाव के जैसे तैसे वहीं पर छोड़ दिया, यानी कील की तरह ठोक दिया। अब जब उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं तो हमें उसको कील की तरह हथौड़े से ठोकना पड़ता है। ऊपर से वह ठीक लग रही थी लेकिन अंदर से उसमें कोई गहराई या ताकत नहीं थी। बाद में अब वो प्रभाव नहीं रहा था, वो जोर नहीं रहा था। विशेष आगे लिखेंगे हम, और विशेष में क्या करना है, सबसे पहले तो मुहावरे कि बात की चूड़ी मरना और कील की तरह ठोकना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। फिर लिखेंगे कि अलंकार, कील की तरह में उपमा अलंकार है। पेच और चूड़ी के माध्यम से यहाँ पे रूपक बांधा गया है और भाषा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सहज सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अगला एक और पद्यांश हम करेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। ठीक है ना, आशा है उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे आप। देखो सबसे पहले संदर्भ कि यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता
कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है और इसके कवि रघुवीर सहाय हैं। प्रसंग में लिखना है, यह कवि ने मीडिया यानी टीवी चैनल की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया है। आगे आप लिखेंगे कि कवि एक टीवी संचालक की सोच बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य उनका उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति नहीं है, उसकी मदद करना नहीं है, बल्कि अपना लाभ देखना है। वे कहते हैं कि दर्शकों की दया बटोरने के लिए हम उस अपाहिज की रोती हुई सूजी हुई आंखों की बहुत बड़ी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इससे होठों पर जो बेचैनी और कसमसाहट होगी उसे हम कैमरे से झूम करके दिखाएंगे। संचालक दर्शकों से उम्मीद करता है कि वह उस बेचैनी को, उस अपाहिज का दर्द समझें, जबकि असल में वह कैमरे के सामने घबराहट भी हो सकती है। उद्देश्य केवल दर्शकों को भावुक करके अपनी टीआरपी बढ़ाना है, जिससे उनका व्यावसायिक उद्देश्य सफल हो जाए। विशेष में लिखना है, सबसे पहले तो व्यंग्य कि मीडिया की क्रूरता पर करारा व्यंग्य किया गया है। फिर आपको शैली, यह नाटकीय शैली में है। कोष्टक में जो बातें लिखी हुई है उसके लिए आप लिखेंगे कि कोष्टकों का प्रयोग नई और अनकही बात बताने के लिए किया गया है, जो इस कविता की खासियत है, और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। यह आपके इसमें विशेष हो गया। अब हम कुछ प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न कर लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ये है कि कविता के बहाने कविता में चिड़िया, फूल और बच्चे का क्या महत्व है। ये जो प्रश्न है ना बच्चों, एकदम यूँ कह सकते हैं कि चाहे घुमा फिरा के थोड़ा सा अलग प्रश्न भी आए तो उसमें आप ये बातें लिख सकते हो, इसलिए इन उत्तरों को सही ढंग से याद कर लेना। कवि ने कविता की तुलना तीनों से की है। चिड़िया से, उसकी उड़ान सीमित है, जबकि कविता की कल्पना की उड़ान असीमित है। फूल की, वह खिलकर मुरझा जाता है, लेकिन कविता सदियों तक महकती रहती है, मुरझाती नहीं है। तीसरा, बच्चा, जैसे बच्चे खेलते समय कोई भेदभाव नहीं करते और हर घर को एक कर देते हैं, वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है जो समाज को जोड़ने का काम करती है। कविता अंततः बच्चे के समान है। तो ये हमारे एक प्रश्न हमने यहाँ पे किया है और आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता क्यों कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसकी अच्छी तरह से याद करना है। साफ साफ लिखा है कि ये जो कविता है ना, ये करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्या है, क्रूरता की क्यों कहा गया है इसे कवि ने। तो देखो कि ऊपर से देखने पर लगता है कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति के प्रति करुणा दिखा रहा है, ऐसा ही तो लग रहा है, और वो खुद भी तो यही कह करके बता रहा है ना कि ये एक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम है। जबकि वास्तविकता क्या है, लेकिन उसका असली मकसद उस अपाहिज के दुख को बेच करके पैसा कमाना है। वह चाहता है कि अपाहिज रोए ताकि कार्यक्रम हिट हो जाए। किसी के दुख का ऐसा व्यापार करना क्या क्रूरता नहीं है? तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता है। ऊपर से तो करुणा दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य उनका भिन्न है, उनका अलग है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट तीसरा, कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित रूप से अगर इस पाठ से प्रश्न बना, इस काव्यखंड से, तो ये बनेगा। इसका अर्थ है कि हमें अपनी बात कहने के लिए बहुत भारी भरकम या कठिन शब्दों का जाल में नहीं फंसना है। हमें हमारी बात को सीधे सरल शब्दों में कहना है। हमें अवसर और श्रोता के अनुसार सरल, सहज और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी बात सीधे उन तक पहुंच जाए। बस इतनी सी सिंपल सी बात थी, इतने से सिंपल से प्रश्न थे, और इसी तरीके से हमारी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।